चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉइंग। तो अलॉइंग में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर सपोज करो आप बड़े एटम्स हैं और बड़े एटम्स के बीच में अगर हम लोगों ने एक छोटा एटम को लगा दिया, तो छोटा एटम को ऐड करने से इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर कंप्रेसिव फील्ड जनरेट हो जाता है। कैसा फील्ड जनरेट होगा? कंप्रेसिव फील्ड जनरेट होता है। और अगर वहीं पे हम लोग एक छोटे एटम्स के बीच में, अगर हम लोग छोटे एटम्स के बीच में अगर एक बड़ा एटम को अगर हम लोग क्या कर दें, किसी भी तरीके से इम्प्योरिटी एटम को ज्वाइन कर दें, अब पूरे के पूरे मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाता है, टेंसाइल फील्ड जनरेट हो जाता है। ये क्या है हम लोग का? ये बिगर एटम है। और ये एटम कौन सा है? ये स्मॉलर एटम है। जब स्मॉलर एटम आता है तो कंप्रेसिव फील्ड आ रहा है, जब बड़ा एटम आ रहा है तो टेंसाइल फील्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई फील्ड तो आ रहा है ना। अगर कोई भी फील्ड आ रहा है तो स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, ह्यूम-रॉथरी के रूल्स तो हमको पता है। एक और चीज़ है कि जो अलॉइंग की जो स्ट्रेंथ आती है, पहले हम लोग अलॉइंग पढ़ लेते हैं, अलॉइंग एलिमेंट्स पढ़ेंगे। अलॉइंग एलिमेंट्स पढ़ने के बाद मैं आपको ये कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, ये मैं आपको याद करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी भी जो स्ट्रेंथ आता है अलॉय का, जो स्ट्रेंथ आता है अलॉय का, ये क्या होता है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है मेनली, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैलेंसी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बात कर रहे, ह्यूम-रॉथरी रूल की बात नहीं अभी कर रहे हैं। इन जनरल स्ट्रेंथ ऑफ अलॉय जो होता है वो साइज ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा होता है परसेंटेज कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़ और हम लोगों ने देखा है कि ड्यू टू एडिशन ऑफ impurity फोर्स फील्ड्स आर जनरेटेड। क्या होता है? फोर्स फील्ड्स जनरेट हो जाते हैं हमारे मटेरियल के अंदर। फोर्स फील्ड्स आर जनरेटेड इन द मटेरियल। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ग्रेन बाउंड्री की प्रॉपर्टी को मैंने आपसे बताया था। तो दोस्तों, ग्रेन बाउंड्री की क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्रेन बाउंड्री की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि अगर कोई फॉरेन एलिमेंट को, पहले तो अब ग्रेन बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। ग्रेन बाउंड्री जो होता है, ग्रेन बाउंड्री क्या होता है? ये हाई एनर्जी की साइट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? हाई एनर्जी साइट्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इन जगहों पर बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ग्रेन बाउंड्री पर ही क्या होता है? केमिकल रिएक्टिविटी होने का चांस कहाँ पे होता है? केमिकल रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। ग्रेन बाउंड्री हाई एनर्जी की साइट्स हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ती है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी जो होती है, वो क्या होती है? डिक्रीज करती है। बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है कहाँ पे? एट ग्रीन बाउंड्री। और केमिकल रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आता है और क्या करता है? रिएक्ट कर लेता है आपके मटेरियल के साथ में, ठीक है। या कोई भी अगर एक्सटर्नल अटैक अगर होगा, एक और भी बहुत ज़्यादा अटैक करने वाला मटेरियल है सल्फ़र और फॉस्फोरस। तो ये सल्फ़र और फॉस्फोरस क्या करते हैं कि ये भी आपके मटेरियल में आकर के यहाँ पे आयरन सल्फाइड बना लेंगे या आयरन फॉस्फाइड बना लेंगे। क्या कर लेंगे? आयरन सल्फाइड या आयरन फॉस्फाइड बना लेंगे, और ग्रेन बाउंड्री को ये कर देते हैं बेकार, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, ग्रेन्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेन्स की ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्स जो है वो ये है, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन है कि इफ एनी फॉरेन एलिमेंट, is added, then it is thrown at the grain boundary. ठीक है ना। अब अगर एक बात बताओ, अगर रिएक्टिविटी आपकी ग्रेन बाउंड्री की ज़्यादा है और आपने क्या किया है, एक ऐसा मटेरियल को ऐड कर लिया है जो कि मान लो कि आपका ग्रेन बाउंड्री के लिए क्या हो, बेटर मटेरियल हो,
जो कि आपकी ग्रेन बाउंड्री को कोरोड नहीं होने दे। तो अगर आपका मटेरियल ग्रेन बाउंड्री को कोरोड नहीं होने देगा, अगर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को मेंटेन करके रखेगा, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन पे, अगर आपके केमिकल रिएक्टिविटी को मेंटेन करके रखेगा तो उस कंडीशन में अगर इफ गुड मटेरियल अगर हम लोग लिखें, इफ अ गुड मटेरियल इज एडेड then it will improve the properties। ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा। और अगर एक अच्छा मटेरियल नहीं ऐड किया है आपने तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, बेकार कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। जैसे देखिए BCC मटेरियल्स और FCC मटेरियल्स के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो BCC मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बाइड फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, ये परसेंटेज कार्बन को ये स्टेबल करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर इनका एडिशन हो रहा है आपके मटेरियल में तो आपके मटेरियल का स्ट्रेंथ, यानी कि अब देखो अब तो आपको स्ट्रेंथ समझ में आ गया कि ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है, हार्ड मटेरियल के लिए क्या होता है। तो यील्ड पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्ट्रेंथ में, अल्टीमेट पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि आपका जो अल्टीमेट पॉइंट आएगा मटेरियल का, वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा और आपकी हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। BCC मटेरियल साथ ही साथ क्या करते हैं, ये मटेरियल्स जो होते हैं वो फेराइट स्टेबलाइजर होते हैं। क्या होते हैं, फेराइट स्टेबलाइजर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं अल्फा फेराइट फेस, ठीक है। अल्फा फेराइट फेस को क्या चाहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बनवाना। अब कुछ इनके एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम। और बताओ, मॉलिब्डेनम हो गया, क्रोमियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, टंगस्टन हो गया, एल्यूमिनियम भी उसका एक पार्ट है, मैग्नीशियम है, सीरियम है, ठीक है ना। ये सारे मेटल्स हैं मेन हम लोग के, ये बिग 5 कहलाते हैं। सिमिलरली FCC मटेरियल देखिए क्या होते हैं, FCC मटेरियल ग्रेफाइटाइजर्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेफाइटाइजर्स होते हैं। ग्रेफाइटाइजर होने का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज कार्बन को रिड्यूस करने की बात करते हैं। अगर आपका परसेंटेज कार्बन रिड्यूस होगा तो आपका एक बात बताओ, स्ट्रेंथ तो स्लाइटली डिक्रीज करेगा बट आपकी डक्टिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा चीज़ देखो आप क्या होता है इसके अंदर FCC मटेरियल्स के अंदर, कि ये क्या करते हैं, ये मटेरियल की डक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। शायद मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके अलावा ये एक और काम करते हैं FCC मटेरियल्स, ये क्या करते हैं, ये हमारे फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो अगर आपका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर अगर प्रमोट हो गया, अगर आपका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बना दिया गया, अगर आपका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर प्रमोट हो गया, तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, टफनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपके मटेरियल का टफनेस जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके मटेरियल FCC मटेरियल हैं, मैं केवल मेन 2 मटेरियल के बारे में लिखने जा रहा हूँ, निकल और कॉपर, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल के बारे में लिखने जा रहा हूँ, निकल और कॉपर। अब हम लोगों का काम है एक एक करके इन मटेरियल्स के बारे में देखना चालू करते हैं, ठीक है। अलॉइंग, तो अब हम लोग अलॉइंग के अंदर ही अलॉइंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अलॉइंग इन, अब मैं लिखने जा रहा हूँ अलॉइंग इन स्टील्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म आपके ख़त्म हो चुके हैं, वो आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, अलॉइंग इन स्टील्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अलॉइंग इन स्टील्स के अंदर देखो आप, सबसे पहला जो मेजर रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, क्रोमियम।
क्रोमियम क्या करता है, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं फिर हम लोग लिखेंगे। क्रोमियम क्या करता है कि क्रोमियम जो होता है वो डिफ्यूज करके चला जाता है आपके ग्रेन बाउंड्री के पास, ठीक है। अब यहां पे क्या करता है क्रोमियम, ये जो क्रोमियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Cr2O3 बना लेता है। इस Cr2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe2O3 भी है और जो नॉर्मल आयरन है उससे भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया और दूसरी चीज़ क्या हो गई, स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। अब आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया, स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, तो ये क्या कर देता है कि ये ग्रेन बाउंड्री को रस्ट फ्री बना देता है। और इसी रस्ट फ्री बनाने की वजह से जो आपका स्टील बन जाता है उसको आप कौन सा स्टील बोलते हो, उसको आप स्टेनलेस स्टील बोलते हो, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ। ग्रेन बाउंड्री पे क्रोमियम प्रेजेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, क्रोमियम ऑक्साइड बना लेगा। क्रोमियम ऑक्साइड बनाने के बाद क्या करेगा, ग्रेन बाउंड्री को मजबूत कर देगा, ग्रेन बाउंड्री आपका फेल नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छा मटेरियल आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या कर लेगा, स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देगा, मेल्टिंग पॉइंट को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ग्रेन बाउंड्री रस्ट फ्री हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। इसके अलावा भी क्रोमियम बहुत सारी चीज़ें बनाता है, जैसे कि आपका नाइक्रोम स्टील है, ठीक है। नाइक्रोम स्टील जेंटलमैन और लेडीज तब बनता है 3.5% क्रोमियम होता है और 2.5% निकल हो जाता है, तो आपका नाइक्रोम स्टील बन जाता है। और नाइक्रोम स्टील जो होता है आपका वो आर्मर प्लेट्स में, अगर आप कभी सीरियल्स देखोगे, जैसे कि आप कभी नार्कोस देखोगे या कभी आप पुलिस डिटेक्टिव सीरीज़ देखोगे, वायर देखोगे, या आप इंडियन कोई सीरीज़ देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि जो पुलिस के लोग होते हैं वो एक आर्मर वेस्ट पहन के चलते हैं बुलेट प्रूफिंग करने के लिए। तो जो प्लेट्स होती हैं इन जनरल वो नाइक्रोम की बनी रहती हैं, अगर वो चीपर कैटेगरी की हैं, अगर वो कॉस्टली हैं तो किसकी बनी होंगी, केवलार की बनी रहती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का क्रोमियम का एग्जाम्पल। अब आइए देख लेते हैं एक और मटेरियल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिसका नाम है निकल। अब देखिए निकल क्या करता है, निकल क्या करता है कि निकल जो होता है ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये फाइन ग्रेन को प्रोमोट करता है और एट हाई टेम्परेचर ग्रेन कोर्सनिंग एक फिनोमेना होता है। ग्रेन कोर्सनिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका ग्रेन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ग्रेन कोर्सनिंग उसको बोलते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे ग्रेन कोर्सनिंग अगर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाता है, ड्यू टू ग्रेन कोर्सनिंग ग्रेन कोर्सनिंग की वजह से क्या हो जाता है, आपका मटेरियल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, आपका मटेरियल बेकार हो जाता है। इस वजह से हाई टेम्परेचर पे ये ग्रेन कोर्सनिंग को क्या करता है, अवॉइड करता है। तो इसका मतलब निकल जो रहता है वो इन जनरल मटेरियल के टफनेस को तो बढ़ाता ही है, साथ में ही ये आपका क्रीप रेजिस्टेंट मटेरियल भी बनाता है। क्रीप रेजिस्टेंट क्या करता है, मटेरियल ही बनाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, निकल बेस्ड सुपर अलॉयज भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। सुपर अलॉयज क्या होते हैं, सुपर अलॉयज वो अलॉयज होते हैं जिनका कि हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद क्रीप नहीं हो पाता है, वो क्या हो जाता है, सुपर अलॉयज हो जाते हैं, है ना। जैसे विस्कर्स, टाइटेनियम ग्रेड 6, इनकोनेल, मैराजिंग स्टील। तो टाइटेनियम बेस्ड इसलिए क्या करते हैं, सुपर अलॉयज बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको कि आप लोग याद रखेंगे, प्लीज़ आप इसको याद रखोगे। इनवार स्टील होता है, इनवार स्टील में परसेंटेज निकल जो होता है वो 5% से लेकर के 10% तक हम लोग ऐड रखते हैं। इनवार स्टील की एक प्रॉपर्टी होती है, इसका थर्मल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट यानी कि
जो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी होता है, तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो अल्फ़ा की वैल्यू काफ़ी कम होती है। अब एक बात बताओ, अगर आपके मटेरियल का अल्फ़ा का वैल्यू कम है तो अगर मैं उसको गर्म करूं तो क्या उसमें बहुत ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा? नहीं। तो क्या मैं एकदम प्रिसाइज टाइप का डिवाइस बना सकता हूं? तो जितना भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, 1 मीटर की रॉड हो गई, अगर मान लो कि आपकी रॉड ही अगर मेजरमेंट गलत करने लगी, आपका डिवाइस ही अगर सही से नहीं बना है, तो कभी आप मेजरमेंट अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इस तरीके के बनाए जाने चाहिए कि उनका लेंथ में बहुत ज़्यादा चेंज ना आए टेम्परेचर बढ़ने पे? आप बोलोगे यस सर। अगर ऐसा है तो क्या मैं अपने मटेरियल को इनवार स्टील से बना दूं? बनाया जा सकता है। इसलिए अगर क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कम होती है, इसीलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, प्रिसीजन और मेजरमेंट डिवाइसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, प्रिसीजन और मेजरमेंट डिवाइसेस हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अब से आप इनवार स्टील के एप्लीकेशन याद रखना। फॉर एग्जांपल टूल गेजेस, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, हर कोई जानता होगा। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है जो कि आपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में देखा होगा, जो कि क्या करता है, लेंथ डायमीटर वगैरह नापता है, माइक्रोमीटर डायमीटर नापता है, आपका स्क्रू गेज उसको बोलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना, स्क्रू गेजेस, ये सब कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं? स्क्रू गेजेस ये सारे इनवार स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो निकल के हम लोग को एग्जांपल समझ में आया, क्या क्या, निकल बेस सुपर अलॉयज बना लेगा, इनवार स्टील बनाएगा। इनवार स्टील इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। ठीक है, अब आइए थर्ड वाला हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं। हम लोग इसमें मैग्नीज और सल्फर के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नीज और सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारा किताबों में, बहुत सारी किताब अगर आप पढ़ेंगे, कई सारी किताबें हैं, जैसे राघवन सर की एक बुक है, कैलिस्टर की एक बुक है, ठीक है ना, इसके अलावा बहुत सारी मटेरियल की काफ़ी सारी किताबें हैं। तो स्टैंडर्ड ऑथर्स में नहीं, लेकिन बाकी नॉन स्टैंडर्ड ऑथर्स में कई जगह आप लोगों को मिलेगा कि सल्फर को ऐड कर देने से मटेरियल के अंदर मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसको आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नीज एंड सल्फर। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है, समझिएगा आप। ये आपका क्या है? आप बोलोगे सर ग्रीन बाउंड्री रीजन है। ये क्या है? स्टील है। स्टील में ग्रीन बाउंड्री पर भी क्या होगा? स्टील ही होगा, आयरन ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए सल्फर की एक आदत होती है कि सल्फर कहीं भी प्रेजेंट होगा मटेरियल के अंदर या एटमॉस्फेयर में, तो डिफ्यूज होके वो ग्रीन बाउंड्री पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, डिफ्यूज होके कहाँ जाएगा? ग्रीन बाउंड्री पे जाएगा। अगर सल्फर ग्रीन बाउंड्री पे पहुंच गया, सल्फर हैज वेरी हाई डिफ्यूजिविटी, तो यह क्या करता है? इट डिफ्यूजेस फ्रॉम ग्रीन टू ग्रीन बाउंड्री। ठीक है, और ग्रीन बाउंड्री पे जाके आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना देगा। ठीक है, अब दोस्तों जो आयरन सल्फाइड होता है, जो आयरन सल्फाइड होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो आयरन सल्फाइड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जब भी सो whenever we perform मैकेनिकल फॉर्मिंग, तो जैसे ही आपने लोड लगाया, मैकेनिकल फॉर्मिंग मतलब रोलिंग लगाया आपने, ठीक है, या तो एक्सट्रूजन लगाया या आपने फोर्जिंग किया, तो whenever we perform मैकेनिकल फॉर्मिंग, तो आपकी ग्रेन बाउंड्री जो होती है वो क्या कर जाती है? मेल्ट कर जाती है। और अगर आपकी ग्रेन बाउंड्री मेल्ट कर जाएगी
तो आपका मटेरियल जो हो जाएगा, तो आपका ग्रेन बाउंड्री अगर आपकी मेल्ट कर गई तो आपका मटेरियल जो होगा वो फेल कर जाएगा. एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच आवर ग्रेन बाउंड्री फेल्स ड्यू टू द lesser melting point material which has been formed at the grain boundary, if our material fails while we are performing the mechanical forming operation, then this type of failure of material is known as hot shortness. ये टर्म आप आगे से याद रखोगे. क्या बोलोगे आप उसको? हॉट शॉर्टनेस बोलोगे. आप इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलोगे? हॉट शॉर्टनेस बोलोगे. ठीक है. तो आप एक बात मुझको बताओ कि क्या सल्फर डालने से मशीनेबिलिटी बढ़ी है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ी. तब क्यों कहा जाता है कि सल्फर डालने से मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है? देखिए दोस्तों क्या होता है, अब आप समझो. हम लोग अब क्या करेंगे, यहां तक हॉट शॉर्टनेस तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आई हो. तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एडिशन ऑफ मैग्नीज पढ़ रहे हैं. ठीक है, एडिशन ऑफ मैग्नीज. देखिए, व्हेन Mn is added up to 1%, तो क्या होगा? being a foreign element up to 1% in steel. ठीक है, स्टील के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, स्टील. तो being a foreign element, it is thrown at ग्रेन बाउंड्री. ठीक है, ग्रेन की प्रॉपर्टी होती है, कोई फॉरेन एलिमेंट आप ऐड करो वो क्या करेगा? वो ग्रेन बाउंड्री पे जाएगा. तो देखो दोस्तों, अगर मैग्नीज ऐड है तो अब क्या होगा कि मैग्नीज कहाँ चला जाएगा? इस एक और डायग्राम देख लेते हैं. इस डायग्राम को हम लोग रब कर देते हैं. ठीक है, देखो अब होता क्या है कि हम लोग के मटेरियल के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है. यहां पे हर जगह पे क्या है? आपका आयरन है. ठीक है, अब आप इस चीज को समझो कि आयरन है और सल्फर क्या किया? सल्फर यहां पे पहुंच रहा है. ये जो ब्लैक में मैं शेड कर रहा हूं, ये मैं क्या बोल रहा हूं? ये मेरा ब्लैक वाला क्या है? सल्फर है. ब्लैक वाला क्या है? सल्फर है. जो ब्लू वाला है वो क्या है? आयरन है. और अब मैं क्या कर रहा हूं? रेड में आपको शो करने जा रहा हूं कि मैग्नीज जो था वो भी क्या कर रहा है? ग्रेन बाउंड्री पे पहुंच रहा है. अब आपका मैग्नीज क्या कर रहा है? वो ग्रेन बाउंड्री पे पहुंच रहा है. तो फॉरेन एलिमेंट है तो कहां पे पहुंच गया? वो ग्रेन बाउंड्री पे पहुंच गया. तो क्या हुआ? फॉरेन थ्रोन एट ग्रेन बाउंड्री. नाउ मैग्नीज विल कैप्चर सल्फर बिफोर आयरन विल कैच इट. बिफोर क्या हो जाएगा? आयरन विल कैच इट. आयरन के कैच करने से पहले क्या हो जाएगा कि हम लोग का मैग्नीज उसको कैप्चर कर लेगा एंड फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर लेगा? मैग्नीज सल्फाइड. क्या हुआ? Mn प्लस सल्फर मिलके क्या बना लिए? मैग्नीज सल्फाइड बना लिए. अब दोस्तों ये जो मैग्नीज सल्फाइड बना है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नीज सल्फाइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका shear स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है? कम होता है. और दूसरी चीज कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है. आयरन सल्फाइड इतना लो नहीं होता है. तो दो चीजें होती हैं. क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए जब भी हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल फॉर्मिंग करते हैं. जब भी हम लोग मैकेनिकल फॉर्मिंग करते हैं तो ग्रेन बाउंड्री जो होती है वो हम लोग की डज नॉट मेल्ट. अगर ग्रेन बाउंड्री आपकी मेल्ट नहीं करेगी तो आपका हॉट शॉर्टनेस हो पाएगा क्या? हॉट शॉर्टनेस नहीं हो पाएगा. ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि जब हम लोग व्हेन वी परफॉर्म मशीनिंग ऑपरेशन, जब हम लोग क्या करते हैं? मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्योंकि हमारे मटेरियल का shear स्ट्रेंथ जो है
हमारे मटेरियल जो ग्रेन बाउंड्री बना हुआ है इसका शियर स्ट्रेंथ कम है, शियर स्ट्रेंथ मतलब कटिंग स्ट्रेंथ कम है, तो मशीनिंग ऑपरेशन, तो क्योंकि शियर स्ट्रेंथ इसका कम है, क्योंकि हमारे मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ कम है, तो उसकी वजह से देखिए होता क्या है, इसकी वजह से दोस्तों होता है, इसकी वजह से होता है कि कंटिन्यूअस रिबन लाइक चिप्स आर फॉर्म्ड इन मशीनिंग। होता क्या है कि मैग्नीज सल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि कम है, और सॉरी मैग्नीज सल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट भी सफिशिएंट है और शियर स्ट्रेंथ कम है, तो शियर स्ट्रेंथ के कम होने की वजह से क्या हो गया कि जब भी हम लोग मशीनिंग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का मटेरियल जो है वो कुछ इस तरीके के लंबे लंबे चिप्स निकलेंगे कट करके, ठीक है। क्या होंगे, लंबे लंबे चिप्स अगर हम लोग के निकल रहे हैं, इस तरीके से कटिंग हो रहा है मशीन का, तो वर्क, अगर आपका ये वर्क पीस है, सपोज करो कि आपको मशीनिंग हो रहा है, इस तरीके से कोई मैंने टूल लगा दिया है, तो क्या होंगे, बड़े बड़े चिप्स कट कर निकलेंगे, कंटिन्यूअस चिप्स निकलेंगे, ठीक है। और जब क्योंकि इस तरीके से अच्छी मशीनिंग हो गई है, तो इस टाइप के स्टील को हम लोग और क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्टील को हम लोग बोलते हैं फ्री कटिंग स्टील्स। इस टाइप के स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्टील को हम लोग बोलते हैं फ्री कटिंग स्टील। जो ये वाला स्टील हो जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री कटिंग स्टील, जो कि क्या होता है, बहुत ही इजीली कटता रहता है। फ्री कटिंग स्टील्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फ्री कटिंग स्टील, तो अब आपको समझ में आया कि सल्फर डालने से मशीनिबिलिटी नहीं होती है, बढ़ती है, सल्फर डालने से तो उल्टा हॉट शॉर्टनेस हो जाता है। मैग्नीज को हम लोग डालते हैं, मैग्नीज सल्फर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीज सल्फाइड बनाता है, इस वजह से क्या होता है, हम लोग का फ्री कटिंग स्टील्स बनते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैग्नीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, एक और फिनोमेना होता है कि अगर मैग्नीज को हम लोगों ने 12% से ज़्यादा डाल दिया, तो इस कंडीशन में एक स्टील बनता है जिसका कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ऐसा स्टील जो होता है इसके अंदर और क्या होता है, हाई इंटेंसिटी की फील्ड जनरेट हो जाती है, हाई इंटेंसिटी की फोर्स फील्ड जनरेट हो जाती है, हाई इंटेंसिटी की फोर्स फील्ड जनरेट हो जाती है, और इस हाई इंटेंसिटी की फोर्स फील्ड के लिए जो स्टील बनता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड फील्ड स्टील। क्या बोलते हैं उसको, इस वाले स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड फील्ड स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड फील्ड स्टील बोलते हैं। और ये वाला जो स्टील होता है ये हम लोग को बुलडोज़र्स में हम लोग यूज़ करते हैं, बुलडोज़र व्हील में या रोड रोलर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। कहाँ पे यूज़ करेंगे, रोड रोलर्स में यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मैग्नीशियम का और सल्फ़र का, आपको मैग्नीज और सल्फ़र का रोल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है अलॉइंग का, अगर मैं मैग्नीज और फॉस्फोरस को भी अगर ऐड कर दूं तो सेम फिनोमेना होगा, ठीक है, सेम फिनोमेना होगा। अब मैं पांचवा पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूं, वो जो फिफ्थ पॉइंट है, वो सिलिकॉन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सिलिकॉन में क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये फिफ्थ पॉइंट क्या है सिलिकॉन का। देखिए सिलिकॉन क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए सिलिकॉन का यूज। सिलिकॉन से पहले आप एक बात जानिए कि हम लोग कभी भी स्टील को बनाने के लिए जब हम लोग कास्टिंग कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ स्टील, जब आप स्टील की क्या कर रहे हो, कास्टिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ स्टील इन फर्नेस। तो दोस्तों हम लोग एडिशन ऑफ सिलिकॉन के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग कास्टिंग करते हैं स्टील की फर्नेस के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग को क्या करना होता है, परसेंटेज कार्बन को, हम लोग का टारगेट क्या होता है, परसेंटेज कार्बन को रिड्यूस करना, परसेंटेज कार्बन को रिड्यूस करना। क्योंकि स्टील के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, जो स्टील के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, वो
2.3% से क्या होता है, लेस देन होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन को पास करते हैं। ऑक्सीजन इज पास्ड, ऑक्सीजन को इसलिए पास करते हैं ताकि ऑक्सीजन जो हो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 गैस बना ले और CO2 गैस बन के बाहर निकल जाए। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है O2 एडिशन इज, O2 का जो एडिशन होता है उससे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से होने से क्या होता है कि जो आयरन पूल होता है, आयरन पूल जो क्या होता है वो बॉयल करने लगता है। और आयरन पूल जब बॉयल करने लगता है तो आयरन के अंदर जहाँ जहाँ हर एक जगह पे इस तरीके से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इज O2 इज ट्रैप्ड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऑक्सीजन जब ट्रैप हो जाता है तो ऑक्सीजन को निकालना चाहिए, हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि दिस स्टील इज फर्दर हीटेड। क्या करते हैं हम लोग, इस स्टील को फर्दर हीट करते हैं और हीट करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इस स्टील को सिलिकॉन उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब ये सिलिकॉन क्या करता है, जब हम लोग इसके अंदर सिलिकॉन को ऐड कर दिए, जब हम लोगों ने इसके अंदर सिलिकॉन को ऐड कर दिया तो सिलिकॉन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को क्या करता है, एक एक ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और ट्रैप करके लास्ट में क्या करता है, सिलिकॉन क्या करता है, इट स्टार्ट्स टू कैप्चर द ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ये कैप्चर करना चालू कर देता है ऑक्सीजन को, कैप्चर द O2। जब वो ऑक्सीजन को कैप्चर करना चालू करता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डीऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होता है, ये वाला डीऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होता है। और डीऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल कितना % होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टील फॉर्म होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन के, अब सिलिकॉन के एडिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना % आपने ऑक्सीजन को रिमूव किया है। अगर देखिए हम लोग 100% ऑक्सीजन को कैप्चर कर पाए, 100% ऑक्सीजन को कैप्चर कर पाए हम लोग, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग का स्टील बनता है वो बन जाता है किल्ड स्टील। और अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या किए, पार्शियली अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन को कैप्चर किया है तो उस कंडीशन में जो स्टील बनता है हम लोगों का वो बन जाता है सेमी किल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में जो स्टील बनेगा हम लोग का वो सेमी किल्ड स्टील बनेगा। तो सिलिकॉन का एडिशन हम लोगों ने देखा तो ऑक्सीजन जब ऐड करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और पूरा का पूरा पूल क्या करने लगता है, आपका बॉयल करने लगता है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरे मैट्रिक्स के अंदर कहीं कहीं पे ट्रैप हो जाता है। अब उस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए आपने सिलिकॉन को ऐड किया है। सिलिकॉन क्या करेगा, अलग अलग जगहों पे जाएगा, ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, निकाल देगा। अगर वो फुली निकाल दिया आपने तो किल्ड स्टील बन गया, अगर आपने पार्शली ऑक्सीजन को रिमूव किया तो सेमी किल्ड स्टील बना। ओके, अब जब सिलिकॉन खत्म हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, वेनेडियम के बारे में पढ़ते हैं, जो 6 नंबर का एलिमेंट है। क्या है, वेनेडियम। वेनेडियम, देखिए वेनेडियम क्या करता है, वेनेडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वेनेडियम का, इसको V से डिनोट करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। अब ये भी क्या है, एक फॉरेन एलिमेंट है, वेनेडियम का एक फॉरेन एलिमेंट है, ये एक एलियन एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्रोन एट ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ग्रेन बाउंड्री पे चला जाएगा। जब वेनेडियम हम लोग का ग्रेन बाउंड्री के पास पहुँच जाएगा तो उसके बाद क्या होगा,
जब वेनेडियम हम लोग का ग्रीन बाउंड्री पे पहुंच जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि ग्रीन बाउंड्री का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक टाइप का स्टील होता है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 1841, ठीक है। इस 1841 के अंदर क्या होता है कि हम लोग कुछ टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम ऐड करते हैं। ये 18 जो है वो क्रोमियम है, ये 18 जो है ये हम लोग का टंगस्टन है, जो 4 जो है वो वेनेडियम है, 4 क्रोमियम है, 4 इज आवर क्रोमियम और 1 इज वेनेडियम। अगर इसका मतलब ये हुआ कि 18% हम लोग का टंगस्टन है, 4% आपका क्रोमियम है, और ये लिखने का तरीका है एक स्टील होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। क्या बोलते हैं उसको, हाई स्पीड स्टील बोलते हैं, ठीक है। देखिए हाई स्पीड स्टील के अंदर क्या होता है कि हाई स्पीड स्टील के अंदर आपका कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ये क्या होता है, एक कटिंग टूल होता है। ये क्या होता है, कटिंग टूल होता है। देखिए जब कटिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू एब्रेशन एंड फ्रिक्शन। तो जब भी कटिंग ऑपरेशन होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो होती है, जो O2 फॉर्मेशन होता है वो डिक्रीज और इंक्रीज करता है जब हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ये अगर टूल है, इसके अंदर देखिए क्या हो जाता है कि वेनेडियम जो होता है वो क्या करता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। क्रोमियम जो होता है वो ऑक्साइड टेंडेंसी को क्या करता है, ऑक्साइड या स्केलिंग को रिड्यूस कर देता है। और टंगस्टन जो होता है वो क्या करता है, वो एब्रेशन रेजिस्टेंस को हम लोगों के बढ़ा देता है। इनकी वजह से क्या होता है कि एक इतना अच्छे टाइप का हम लोग को स्टील मिलता है जिसको हम लोग हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। और हाई स्पीड स्टील इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हाई स्पीड पे मशीनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड पे हम लोग मशीनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और हाई स्पीड पे अगर हम लोग मशीनिंग परफॉर्म करेंगे तो जो इस तरीके का हम लोगों को टूल मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई स्पीड स्टील बोलेंगे, ठीक है। जो जो स्टील बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हाई स्पीड स्टील हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को समझ में आया कि वेनेडियम क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को बनाता है। अगर यहीं पे 7th एलिमेंट अगर हम लोग टंगस्टन के बारे में पढ़ लें, टंगस्टन के बारे में पढ़ें तो टंगस्टन क्या करता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। क्या करता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। तो वेनेडियम और टंगस्टन का यूज़ हम लोग को समझ में आ गया और ये 18:4:1 आप याद करके जाएंगे अपने एक्चुअल एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक अलग प्रकार का भी स्टील होता है जिसको कि नॉमेनक्लेचर करने का तरीका जो होता है, अब अलॉइंग स्टील ख़त्म हो गया। अब हम लोग कास्ट आयरन और स्टील्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कास्ट आयरन एंड स्टील्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टील्स में कुछ देख लेते हैं। काफ़ी सारे स्टील्स हम लोगों ने अलग से पढ़े भी हैं। यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक टाइप के स्टील के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील्स बोलेंगे, ठीक है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है 18:4, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। जो 18 होता है इसमें क्रोमियम होता है और 4 जो होता है वो क्या होता है, निकल होता है। निकल क्या करता है, फाइन ग्रेन बनाता है। क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है बाउंड्री पे जा करके, तो आपका रस्टिंग नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये तो काम हो गया आपका क्रोमियम और निकल का। अब स्टेनलेस स्टील जो होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, फिर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, थर्ड वन इज मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील,
और जो फोर्थ टाइप का स्टेनलेस स्टील होता है, जो फोर्थ टाइप का स्टेनलेस स्टील होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं डुअल फेज स्टेनलेस स्टील। आइए के करके देख लेते हैं। एक बात बताइए कि क्या ऑस्टेनाइट जो रहता है, पहला हम लोग देखते हैं ऑस्टेनाइट जो रहता है वो कितने टेम्परेचर तक स्टेबल रहता है। तो आप कहेंगे सर कि ऑस्टेनाइट इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और कहाँ तक स्टेबल रहता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये किस में चेंज हो जाता है? परलाइट में अगर स्लो कूलिंग हो रही है और फास्ट कूलिंग अगर होती है, अगर dt बाई डी टाउ की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या बन जाता है? परलाइट बन जाता है। और अगर फास्ट कूलिंग होता है तो क्या बन जाता है? मार्टेनसाइट बन जाता है। dt बाई डी टाउ की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा फास्ट है तो मार्टेनसाइट बन जाता है। ठीक है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, तो दोस्तों जब ऑस्टेनाइट स्टेबल ही नहीं रहता है तो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील कैसे बनेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस काम को करने के लिए हम लोग ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर्स डालते हैं। ये क्या करते हैं? ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर क्या करते हैं? ऑस्टेनाइट को इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब ऑस्टेनाइट जो होता है वो कैसा मटेरियल होता है? FCC होता है, और ये एक सॉफ्ट एंड डक्टाइल, साथ ही साथ एक टफ मटेरियल भी होता है हम लोग का। ऑस्टेनाइट जो होता है वो एक टफ मटेरियल भी हो जाता है। तो टफ मटेरियल होने की वजह से क्या हो जाएगा हम लोग का मटेरियल, कि हम लोग यूटेंसिल्स कॉमा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह, यूटेंसिल्स और क्या करेंगे? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेजॉरिटी फेज हम लोगों ने किया क्या? देखना यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया। ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर, ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर के अंदर क्या क्या ऐड कर दिया? कॉपर और निकल। ये आपको याद रखने हैं, कॉपर और निकल क्या है? ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। अच्छा देखिए, जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील था वो वेल्डेबल भी था, फोर्जेबल भी था। जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील बनेगा, ये दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम लोग? फेराइट स्टेबलाइजर डालेंगे। कितना परसेंट डालेंगे? फेराइट स्टेबलाइजर क्या होता है? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी होती है कार्बन की फेराइट में? 0.018% होती है। तो उतने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फेरेटिक स्टेबलाइजर डालते हैं। मेनली हम लोग डालते हैं क्रोमियम मोलिब्डेनम वैनेडियम। ये क्या करता है? ये अल्फा फेराइट फेज को स्टेबल करता है। अल्फा फेराइट फेज को स्टेबल कर देगा तो हम लोग के मैट्रिक्स में मेजॉरिटी में फेराइट आ जाएगा। अब फेराइट भी आपको पता है ये भी क्या है? सॉफ्ट और डक्टाइल फेज होता है, पर साथ में कुछ एडिटिव्स भी लगे हुए हैं, इसकी वजह से ये टफ भी हो जाएगा। टफ का मतलब आपको पता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसमें लेकिन इस टाइप के स्टील में एक प्रॉब्लम आती है। एक तो एडवांटेज होता है कि ये फोर्ज कर सकते हैं, इसको फोर्ज का मतलब हैमर करके आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें। बट एक डिफेक्ट भी आता है, एक प्रॉब्लम भी आता है, और वो होता है कि इसकी वेल्डेबिलिटी, यानी कि वेल्डिंग जो होता है, वेल्डेबिलिटी जो होगी आपकी वो रिड्यूस कर जाएगी। तो अगर वेल्डेबिलिटी रिड्यूस कर जाएगी तो आप वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो वेल्डिंग जहाँ पे करना होगा वहाँ पे हम लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे वेल्डेबिलिटी करना होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हम लोग का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने, और देखिए ये कॉमन है, ये लिखने का जो तरीका है ये कॉमन है, ये नहीं चेंज होगा। अब आते हैं मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील के ऊपर। तो मार्टेनसिटिक जो स्टेनलेस स्टील होगा, इसका हम लोग का पर्पस होता है मार्टेनसाइट को
स्टेबल करना, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल मार्टेनसाइट होता है, मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर होता है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। मार्टेनसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है एंड ब्रिटल होता है, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रोमियम और निकल डाल देने से जो मार्टेनसाइट फेस बनता है वो स्टेबल हो जाता है। कैसे बनाते हैं हम लोग? रैपिड क्वेंचिंग कर देते हैं और प्लस क्रोमियम प्लस निकल ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जल्दी फेल नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा और काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको हम लोग हैंड टूल्स वगैरह में क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। किसको? मार्टेनसिटी स्टेनलेस स्टील को, ठीक है दोस्तों। अब आइए चलते हैं डुअल फेज स्टेनलेस स्टील के ऊपर कि डुअल फेज स्टेनलेस स्टील क्या होता है। तो दोस्तों जो डुअल फेज स्टेनलेस स्टील होता है वो आपने क्या किया, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील भी बनाया, आपने ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील भी बनाया। क्या किया आपने? ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील बनाया, आपने फेरिटिक स्टेनलेस स्टील बनाया और आपने मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील बनाया। आप इनमें से कोई से भी दो का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। आप क्या करो, कोई से भी दो का कॉम्बिनेशन ले लो या तीनों कॉम्बिनेशन ले लो, और अगर इट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, एनी टू और मोर, तीनों को भी हम लोग एक साथ ले सकते हैं। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे हम लोग, तो हम लोग के डबल फेस के स्टेनलेस स्टील मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो स्टेनलेस स्टील हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। आपने हाई स्पीड स्टील भी देख लिया। हाई स्पीड स्टील पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, कैसे काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग प्लेन कार्बन स्टील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लेन कार्बन स्टील का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर कोई अलॉइंग नहीं करेंगे, नो अलॉइंग, ठीक है ना। नो अलॉइंग का मतलब क्या होगा, ये परलाइट बनेगा, केवल ये प्योर परलाइट है। और परलाइट में क्या होता है, अल्फा और Fe3C होता है। देखिए अल्फा फेज होता है और क्या होता है, अल्फा फेज होता है और Fe3C फेज होता है इसके अंदर। अल्फा फेज और Fe3C फेज होता है। ये वाला जो फेज हो गया वो क्या हो गया, Fe3C फेज हो गया। अब Fe3C फेज का मतलब क्या हो गया, ये सेमेंटाइट है। Fe3C फेज का मतलब क्या हो गया, ये सेमेंटाइट है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्लस ब्रिटल एलिमेंट है। अगर वहीं पे मैं अल्फ़ा फेज़ के बारे में बात करूं, तो अल्फ़ा फेज़ जो है मेरा, वो मेरा अल्फ़ा फेराइड फेज़ है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो BCC है। और ये क्या है, ये सॉफ्ट एंड डक्टाइल है। ये क्या है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल है। अगर ये सॉफ्ट एंड डक्टाइल होगा तो उससे क्या हो जाएगा, अगर ये सॉफ्ट एंड डक्टाइल फेस होगा तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये ज़्यादा डक्टिलिटी को प्रोवाइड करेगा, और जो Fe3C फेज रहेगा वो क्या करेगा, वो कम डक्टिलिटी को प्रोवाइड करेगा। तो देखिए इन्हीं के बेसिस पे चार अलग अलग टाइप्स के स्टील होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपका लिख रखा है, ठीक है। आप एक बात बताओ, प्लेन कार्बन स्टील कौन से स्टील होंगे जिनमें
परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहेगा, 2.3% से कम रहेगा। अगर ये परसेंटेज 0.15 से कम रहा, 0.15% से कार्बन का परसेंटेज, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है, कम होता है तो डेड माइल्ड स्टील बनता है। क्योंकि हम लोग एक चीज़ और पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज इंक्रीज पढ़ते हैं, मान लीजिए अगर कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होता है तो हम लोग का हार्डनेस और ब्रिटलनेस बढ़ने लगता है, हम लोग के मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि कार्बन क्या है, एक इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है। कार्बन जाके इंटरस्टिशियल वॉइड्स में बैठना चाहता है, वहाँ पे जाके डिसलोकेशंस को मूव नहीं करने देना चाहता है। डिसलोकेशंस ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेंगे, क्या करने लगेगा, आपका फेलियर को स्टॉप कर देगा कार्बन एटम। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों इस पर्टिकुलर फेज के अंदर, इस पर्टिकुलर फेज में दोस्तों होता ये है कि जो डेड माइल्ड स्टील होता है उसमें कार्बन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एंड डक्टाइल बनेगा। अब देखिए जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, आप बताओ डक्टिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और हार्डनेस क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग की कार की बॉडी वगैरह बनाना है, स्टैंपिंग्स बनाने हैं, तो कार की बॉडी और स्टैंपिंग्स में हम लोग क्या करेंगे, कार की बॉडी और स्टैंपिंग्स में डेड माइल्ड स्टील यूज़ कर लेंगे। अगर हम लोग को सिंपल यूटेंसिल्स में यूज़ करना है, आपके रूम का जो फ़ैन है, आपके रूम के जिसको कि हम लोग आराम से फोर्ज कर सकें और वेल्ड कर सकें। एक और बात है, देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हार्डनेस बढ़ता जाएगा तो देखिएगा डक्टिलिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस करती जाएगी। अगर ऐसा होता जाएगा तो हम लोग क्या करते जाएंगे, वेल्डेबिलिटी जो है, तो वेल्डेबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी यानी कि फॉर्मिंग की कैपेसिटी जो है मटेरियल्स की, वेल्डेबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी क्या करेंगे, दोनों डिक्रीज करेंगे। तो अगर हम लोग हार्डनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे कम हार्ड है डेड, फिर है माइल्ड जिसका परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 0.15 से 0.3, फिर है मीडियम कार्बन जिसका परसेंटेज ऑफ कार्बन है 0.3 से 0.8, और फिर है हाई कार्बन जिसका परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 0.8 से जितना ज़्यादा आप लेके जाओ। वैसे 2.1% तक तो कार्बन में स्टील ही बनता है, लेकिन वो स्टील हमारे किसी काम का नहीं होता है। हम मैक्सिमम 1% तक के स्टील में कार्बन रखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1% ही रखते हैं। तो ये तो हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन का कम होने से। ये अलग अलग टाइप्स के हम लोगों ने स्टील देखे, थोड़े एग्जांपल्स भी देख लो आप। डेढ़ माइल से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, स्टैंपिंग्स वगैरह बना ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग माइल्ड स्टील को यूज़ कर ले रहे हैं, माइल्ड स्टील को यूज़ करने से देखिए क्या हो जाएगा, आपकी ऑटोमोबाइल की हम लोग क्या कर लेंगे, ऑटोमोबाइल की बॉडी बना लेंगे। ठीक है, अब माइल्ड स्टील के बाद जो अगला स्टील होता है हम लोग का, वो मीडियम कार्बन स्टील होता है। तो उससे हम लोग नट्स कॉमा बोल्ट्स वगैरह को बना लेते हैं। और दोस्तों अगर हाई कार्बन स्टील की हम लोग बात करें तो क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन काफ़ी ज़्यादा है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो रहेगा उसकी वजह से आपका क्या बन जाएगा, आपका हैंड टूल्स वगैरह बन जाते हैं, जैसे हैमर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं आपके, हैमर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया है हाई कार्बन वगैरह के बारे में, लो कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील्स अलग अलग हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, स्टील्स का लगभग हम लोगों ने सारा पोर्शन कवर कर लिया है। अच्छा एक और बात दोस्तों, देखो 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 आप, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है उससे क्या होता है, अल्फ़ा फेज डिक्रीज हो रहा है और Fe3C फेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा फेज में हम लोग लिखे थे कि ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल फेज होता है,
और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, ब्रिटल फेज होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ब्रिटलनेस को बढ़ा देता है। तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया है कि किस तरीके से परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाने से हम लोग का मटेरियल हार्ड या सॉफ्ट होता है। अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रिटलनेस का मतलब ये नहीं है कि थोड़े से लोड पे टूट जाएगा, डिफॉर्मेशन कम होगा, लोड लेकिन बहुत ज़्यादा लगेगा। लोड कम नहीं होगा, लोड बहुत ज़्यादा लगेगा। बहुत ज़्यादा लोड पे डिफॉर्मेशन कम देता है, ठीक है। अब आइए, स्टील्स के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, तो कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉरी, ग्रे कास्ट आयरन अप टू 3.75% तक कार्बन होता है, ठीक है ना। 2% का राउंड होता है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन, और 2% से लेकर के और 3.75 तक रखते हैं, ठीक है। हम चलिए, अगर ये परसेंटेज देख लीजिए आप एक बार, ग्रे कास्ट आयरन, पिग आयरन और रॉट आयरन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों के पास आयरन ओर प्रेजेंट होता है, हेमेटाइट, ठीक है। एज्यूराइट भी होता है, लेडेब्यूराइट भी होता है, ये सब अलग अलग होता है। मेन जो आयरन ओर होता है उसको हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं, ठीक है। हेमेटाइट को हम लोग करते क्या हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं, सोडा प्लस लाइम मिला देते हैं। सोडा प्लस लाइम का मतलब, लाइम का मतलब क्या हो गया, CaCO3, सोडा का मतलब क्या हो गया, Na2CO3। क्यों डाला, वो इसलिए डाला ताकि आपका स्लैग का फॉर्मेशन कर दे, ऑक्साइड को रिमूव करे, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में आपको डालते ही क्या मिला, पिग आयरन मिलता है, जो कि 99% क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है। अब पिग आयरन से हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें जो होंगी हमारी वो पिग आयरन से ही होंगी। अगर पिग आयरन को हम लोग कपोला फर्नेस में डालेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिलेंगे कौन कौन, क्या मिलेगा, कास्ट आयरन मिलेगा। याद रखना, आप कपोला फर्नेस के बारे में मैंने आपको बोला। अगर इसी पिग आयरन को हम लोग क्या करें, बेसेमर फर्नेस में अगर डाल दें, कहाँ पे डाल दोगे आप, बेसेमर फर्नेस के अंदर डाल दो, ठीक है। या फिर आप इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल दो, या फिर आप ओपन हीट फर्नेस बोलते हैं, तो इन तीनों फर्नेसेस में डालने पे जो आपको मटेरियल प्राप्त होगा, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों को क्या मिल गया, स्टील्स मिल गया, ठीक है। जो थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है दोस्तों, जो थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को मिलता है वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पुडिंग फर्नेस एक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुडिंग फर्नेस बोलते हैं। पुडिंग फर्नेस में डालने से, पुडिंग फर्नेस में डाल देने से जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिलता है वो मिल जाता है रॉट आयरन, जो कि 99.9% क्या होता है, प्योर होता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपको बताने का मतलब था मेरा कि मैं आपको अलग अलग फर्नेसेस के बारे में बताऊं कि अलग अलग कौन से फर्नेसेस होते हैं और हर एक फर्नेस में क्या क्या बनता है। एग्ज़ाम में भी पूछ लें कि कपोला फर्नेस में क्या, क्योंकि कपोला फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है ना वो 1200 डिग्री तक होता है, और स्टील्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, 1593 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो उतने हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि केवल स्टील्स जा सकते हैं, इसलिए स्टील्स को बनाने के लिए बेसेमर फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस और ओपन हीट फर्नेस को यूज़ करते हैं। और एक और फर्नेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, पुडिंग फर्नेस,
और पुडिंग फर्नेस से क्या बनता है हम लोग को, रॉट आयरन मिलता है जो कि 99.9% तक प्योर होता है। ठीक है, हम लोग को जो स्टडी करनी है वो कास्ट आयरन की करनी है। और अब ये जो कास्ट आयरन होता है ये कई सारे टाइप्स का होता है जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों जो कास्ट आयरन होता है वो जनरली इन फॉर्म्स का होता है, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है ना। इसको जी सी आई मतलब कास्ट आयरन हो गया, अगर मैं जी लगा दूंगा तो ग्रे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है हम लोग का वाइट कास्ट आयरन, इसको हम लोग WCI से डिनोट करते हैं। और जो थर्ड होता है हम लोग का वो होता है चिल्ड कास्ट आयरन। जो फोर्थ टाइप का कास्ट आयरन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैलिएबल कास्ट आयरन। और जो फिफ्थ टाइप का कास्ट आयरन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरॉइडल कास्ट आयरन। ठीक है ना, इसको SCI से मैं लिखूंगा, इसको MCI से डिनोट करूंगा, इसको CCI से डिनोट करूंगा। ठीक है, उसको GCI से, इसको WCI से। और जो सिक्स टाइप का कास्ट आयरन होता है वो होता है दोस्तों नॉड्यूलर कास्ट आयरन या NCI। तो आइए सबसे पहले ग्रे कास्ट आयरन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ग्रे कास्ट आयरन एक ऐसा कास्ट आयरन होता है जिसके अंदर जो होता है आपका कार्बन जो होता है, जो कार्बन होता है हम लोग का वो ग्रेफाइट के फ्लेक के फॉर्म में आ जाता है। फ्लेक का मतलब थॉर्न्स के फॉर्म में आ जाता है, कांटों के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, आपका जो कार्बन होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में आ जाता है, इसको ग्रेफाइट फ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा कार्बन comes into graphite फ्लेक फॉर्म। अब दोस्तों जो फ्लेक्स होते हैं, ये जो फ्लेक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्ट्रेस रेजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने मटेरियल की मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। तो यानी कि आपका ग्रे कास्ट आयरन का मशीनिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कार्बन के इस तरीके के फॉर्म से हमारे मटेरियल की डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़, अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, इम्प्रूव कर जाती हैं। डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होने का मतलब ये होता है कि अगर ये किसी मशीन का बेड है और इसके ऊपर कोई ऑपरेशन मान लो कि आप चल रहा है, ठीक है, ऑपरेशन मतलब कोई भी मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि लोड्स ट्रांसफ़र होते हैं बेड में। अगर ये बेड जो है अगर इसको डैम्प करने लगे, ये क्या करे, अगर हम लोग का लोड्स को प्रॉपर वे में डैम्प करे तो क्या हम लोगों का मशीन वाइब्रेट करेगा। अगर लोड को हम लोगों ने प्रॉपरली डैम्प करने लगे तो वाइब्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग की डैम्पिंग प्रॉपर्टी मशीन की इम्प्रूव कर जाती है। इससे क्या हो जाता है कि वाइब्रेशन हम लोग के रिड्यूस कर जाते हैं, और वाइब्रेशन रिड्यूस कर जाते हैं इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, मशीन बेड्स बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मशीन बेड्स बना लेते हैं। जो चौथी प्रॉपर्टी होती है हमारे ग्रे कास्ट आयरन की वो ये होती है कि इसकी जो फ्लूइडिटी होती है मटेरियल की, जो फ्लूइडिटी होती है ऑफ मटेरियल इज
वेरी हाई, तो देखो आप अगर इसकी फ्लूइडिटी अगर हाई हो जाएगी तो क्या इसको हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर क्योंकि फ्लूइडिटी हाई है इसलिए हमारे मटेरियल का कास्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कास्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग अपने मटेरियल को क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद जो 5th पॉइंट है, 5th नंबर का पॉइंट है, देखिए वो ये है कि क्योंकि ये इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो इसीलिए हार्ड होता है और इसकी डक्टिलिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। देयरफॉर इसको क्या कर सकते हैं? नॉट तो हम लोग फॉर्मेबिलिटी जो है इसकी वो क्या हो जाएगी? वो भी रिड्यूस कर जाएगी। तो फॉर्मेबिलिटी यानी कि हम लोग उसकी फॉर्मिंग नहीं करा पाएंगे। और दूसरा चीज़ क्या नहीं करा पाएंगे फॉर्मिंग के अलावा? ना तो हम लोग इसकी फॉर्मिंग करा पाएंगे और ना हम लोग इसकी क्या करा पाएंगे? वेल्डिंग करा पाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं इसके एप्लीकेशन के। वो एग्जाम्पल्स हैं कि इससे हम लोग मैनहोल कवर्स यूज़ कर सकते हैं। मैनहोल कवर्स यूज़ कर सकते हैं, बेयरिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ठीक है, बेयरिंग्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। कास्ट आयरन से हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक ब्लॉक बनाते हैं। देखो आपका सुप्रीम मटेरियल जो बेयरिंग्स का है, जो सबसे बेस्ट मटेरियल है बेयरिंग्स का, वो तो बैबिट ही है। लेकिन बैबिट के अलावा कास्ट आयरन से भी हम लोग काम कर लेते हैं। ब्लॉक ब्रेक हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम लोग का ग्रे कास्ट आयरन हम लोग को समझ में आ गया। अब आइए पढ़ते हैं वाइट कास्ट आयरन के बारे में। ग्रे कास्ट आयरन हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब दोस्तों वाइट कास्ट आयरन के अंदर क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों जो अगले टाइप का कास्ट आयरन होता है उसको वाइट कास्ट आयरन बोलते हैं। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका कैसे डायग्राम बनता है। दोस्तों जो वाइट कास्ट आयरन होता है, जो वाइट कास्ट आयरन होता है उसके अंदर जो कार्बन होता है आपका, जो कार्बन होता है उसके Fe3C के क्या हो जाते हैं? Fe3C के पार्टिकुलेट्स बन जाते हैं। अब Fe3C क्या है? सीमेंटाइट है। क्योंकि इसमें सीमेंटाइट के पार्टिकुलेट्स बन जाते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है? बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल हो जाता है ये। इसके अलावा दोस्तों जो इसका फ्रैक्चर सरफेस होता है, जो इसका फ्रैक्चर सरफेस होता है वो वाइट कलर का होता है, इसीलिए भी इसको क्या बोलते हैं? वाइट कास्ट आयरन बोलते हैं। अब दोस्तों इसकी डक्टिलिटी जो होती है वो बेटर होती है। अगर डक्टिलिटी इसकी बेटर हो जाएगी तो क्या ये फॉर्मेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये वेल्डेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये फॉर्मेबल भी हो जाएगा और ये वेल्डेबल भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मेबल और वेल्डेबल हो जाएगा, साथ में ही क्या होती है? इसकी फ्लूइडिटी जो होती है, जो इसकी फ्लूइडिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसकी कास्टेबिलिटी जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों क्योंकि इसकी डक्टिलिटी बेटर है इसलिए इसकी मशीनेबिलिटी भी क्या हो जाती है? बेटर हो जाती है। मशीनेबिलिटी क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया वाइट कास्ट आयरन के बारे में। अब देखिए दोस्तों अगला जो होता है थर्ड टाइप का कास्ट आयरन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिल्ड कास्ट आयरन बोलते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन वो कास्ट आयरन होता है जबकि हम लोग क्या करते हैं?
जब हम लोग क्विक कूलिंग कर देंगे कास्ट आयरन का तो वो चिल्ड कास्ट आयरन बन जाएगा। अब ये वाला जो कास्ट आयरन होता है ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एंड ब्रिटलेस्ट फॉर्म ऑफ कास्ट आयरन होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट और ब्रिटलेस्ट फॉर्म ऑफ कास्ट आयरन होता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, इट हैज़ वेरी लेस यूज़, इसका यूज़ जो हो जाता है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का चिल्ड कास्ट आयरन। अब चलते हैं अपने अगले टाइप ऑफ कास्ट आयरन में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबल कास्ट आयरन। मेलिएबल कास्ट आयरन जो होता है वो क्विक कूलिंग ऑफ, अगर हम लोग कास्ट आयरन की करें या फिर हम लोग उसके अंदर मैग्नीशियम ऐड कर दें इन कास्ट आयरन, तो ये क्या करता है, कास्ट आयरन के अंदर कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। क्या करता है ये, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर को प्रमोट करने की वजह से ये काफ़ी डक्टाइल आयरन बना लेता है, डक्टाइल कास्ट आयरन बनाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन को अगर हम लोग अनीलिंग करा दें, अनीलिंग कराने का क्या मतलब हुआ, फेस डायग्राम आप देख लो, ये वाली लाइन कौन सी होती है, एसीएम लाइन होती है, इधर से आता है और एक आगे से भी आता है। इस फेज में अगर हम लोग इसको ले करके जाएं और उसके बाद इसको हम लोग क्या करें, स्लोली कूल करें, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, मेलिएबल कास्ट आयरन बन जाएगा। क्योंकि मेलिएबल कास्ट आयरन डक्टाइल होता है और सॉफ्ट होता है, इसलिए इससे हम लोग क्या करते हैं, क्रैंकशाफ्ट बना लेते हैं, गन ट्यूब्स बना लेते हैं, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं इससे, हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं। जब कपोला कास्टिंग करते हैं, सैंड कास्टिंग करते हैं, तो सैंड कास्टिंग करते समय CO2 जो कार्बन जो होता है वो CO2 के फॉर्म में निकल जाता है और कोर्स ग्रेन प्रमोट होता है, जिसकी वजह से डक्टाइल और सॉफ्ट टाइप का कास्ट आयरन बनता है। तो और वो हम लोग के काफ़ी ज़्यादा यूज़ का होता है और वो मेलिएबल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको मेलिएबल कास्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया मेलिएबल कास्ट आयरन के बारे में। अब देख लेते हैं दो अलग अलग तरीके के कास्ट आयरन होते हैं, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोइडल कास्ट आयरन, और दूसरा जो होता है वो हम लोग का नोड्यूलर कास्ट आयरन होता है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि चिल्ड कास्ट आयरन के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम और सीरियम को डाल देते हैं। मैग्नीशियम और सीरियम को डालने से क्या होता है कि कार्बन एटम्स अलग अलग जगह पे, थाउजेंड ऑफ प्लेसेस पे क्या करता है, कार्बन के स्फेरॉइड्स बनाने की टेंडेंसी रखने लगता है। तो क्या हो जाता है, एट मेनी प्लेसेस कार्बन स्फेरॉइड्स विल फॉर्म। क्या होता है, कार्बन के स्फेरॉइड्स फॉर्म होने लगते हैं। कार्बन के स्फेरॉइड्स फॉर्म होने की वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है वो कोर्स ग्रेन का हो जाता है, और पूरा स्ट्रक्चर जब कोर्स ग्रेन का हो जाता है तो आपका स्ट्रक्चर मेलिएबल और डक्टाइल हो जाता है। आपका जो स्ट्रक्चर हो जाता है ड्यू टू स्फेरॉइड्स ऑफ कार्बन, जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो क्या हो जाता है, मेलिएबल एंड डक्टाइल हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग स्फेरॉइडल कास्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर वहीं पे हम लोग क्या करें, कूलिंग रेट को स्लाइटली फास्ट अगर कर दें, तो इंस्टेड ऑफ स्फेरॉइड्स
तो क्या हो जाता है, इंस्टेड ऑफ स्फेरॉइड्स क्या हो जाएगा, कार्बन के नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। कार्बन के नोड्यूल्स फॉर्म होने का मतलब ये होता है कि 1000 ऑफ प्लेसेस पे, बहुत सारी जगहों पर अब स्फेरॉइड्स न बन करके क्या बनने लगते हैं, नोड्यूल्स बनने लगेंगे, नोड्यूल्स बनने लगेंगे। और इस टाइप के कास्ट आयरन को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड्यूलर कास्ट आयरन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नोड्यूलर कास्ट आयरन बोलेंगे। ये जो कास्ट आयरन बन जाएगा ये नोड्यूलर कास्ट आयरन बन जाएगा, और ये जो कास्ट आयरन बनेगा ये क्या बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड डक्टाइल बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या बन जाएगा, सॉफ्ट एंड डक्टाइल बन जाएगा। और इन दोनों ही कास्ट आयरन में एक इम्पॉर्टेंस होता है कि दोनों के दोनों कास्ट आयरन की जो डक्टिलिटी होती है और जो टफनेस होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए इनको मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं, एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2018 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन एक बार मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ। क्वेश्चन आया था कि मैलिएबल कास्ट आयरन कैन बी फॉर्म्ड बाय, जो क्वेश्चन था वो आपका था कि मैलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड, जो हमारा क्वेश्चन था वो मैलिएबल कास्ट आयरन के बारे में था। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ESE 2018 का कल क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि मैलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ऑप्शन था बाय क्विक कूलिंग ऑफ कास्ट आयरन, by quick cooling of cast iron, by adding magnesium to the molten cast iron, by adding magnesium to molten cast iron, और जो थर्ड था वो था from white cast iron by annealing, from white cast iron by annealing। दोस्तों जो इसके ऑप्शंस थे वो दिए हुए थे वन ओनली। मैं कुल ऑप्शंस लिख देता हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे। टू ओनली, सी दिया हुआ था 1 and 2 ओनली, एंड डी दिया हुआ था 1 2 and 3, सॉरी 1 2 and 3, और डी दिया हुआ था नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल खत्म हो गया। अब केवल हम लोग ब्रास और ब्रॉन्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग का पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज खत्म। इसके बाद हम लोग नैनो मटेरियल्स और कोरोजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।